नमस्कार दोस्तों, एएसएससी विभाग के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग यूपी टेट 2026 के सीडीपी विषय में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। आवाज़ थोड़ा भारी है क्योंकि गला खराब है, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए हम अपना जो पेपर पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो हम लोगों ने यूपी टेट 2015 के पेपर फर्स्ट और सेकेंड को देखा। इस वीडियो हम लोग यूपी टेट 2014 का पेपर फर्स्ट जो सीडीपी सेक्शन है उसको देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक, कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो आपको याद होगा मैंने बताया था अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ प्रेरणाएं बच्चे बचपन से लेकर पैदा होते हैं और कुछ बाद में उनको अर्जित करना पड़ता है या अर्जित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात तथा अर्जित। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 आगे, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। देखिए सीखने का ट्रांसफर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे सकारात्मक होगा, नकारात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, सभी के सभी सीखने के स्थानांतरण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 बार बार पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। देखिए अंतर्दृष्टि द्वारा या सूझ द्वारा सीखने के विषय में बताया था कोहलर ने, और कोहलर एक गेस्टाल्टवादी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवादी। प्रश्न नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। एबिंगहास। देखिए एबिंगहास ने यह कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो निरर्थक शब्दों से सीखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उन्हें उन शब्दों का मतलब पता चलता है और फिर वो सीख जाते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए गलत को रोटी को कोटी बोल देंगे, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते वो सीख जाएंगे रोटी। तो इनका मतलब यही था कि बच्चे बिना अर्थ वाले शब्दों को बोलते रहते हैं या सीखते रहते हैं, धीरे धीरे वो सही शब्द पे आ जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीखने के नियम किसने दिए हैं। पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। देखिए इन सब ने सिद्धांत दिए हैं सीखने के, बट नियम केवल और केवल दिए हैं थॉर्नडाइक ने। कौन कौन से नियम। सीखने के 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, सीखना क्या है। देखिए सिंपल आपसे कहा जाएगा कि सीखना क्या है, व्हाट इज लर्निंग। तो लर्निंग कुछ नथिंग, लर्निंग सिर्फ इतना है कि आपका बिहेवियर कितना बदला। जैसे अगर आप साइकिल चलाना नहीं जानते हो, बार बार गिर रहे हो, आपने सीख लिया तो अब आप गिर नहीं रहे हो, अर्थात आपने सीख लिया। तो उसी प्रकार से सीखना क्या हो सकता है। व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ये भी सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये भी सही है। तो इसमें 4 के चारों, 3 के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है शारीरिक, मतलब शरीर की वृद्धि को क्या कहते हैं। केवल और केवल वृद्धि ही कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ। क्या कहेंगे, ग्रोथ। प्रश्न नंबर 8, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन है। तो ये कथन कहा था रॉस ने। किसने, रॉस ने। इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक पक्ष में एक क्रिया है, मानसिक क्रिया है। किसने कहा था, रॉस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर
9। मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन सर्वोत्तम है? जरा ध्यान दी, गौर कीजिएगा। पहला, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिए, टीचर की नजर में सब बच्चे एक जैसे होते हैं, उनको एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सही है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है क्या सारे बच्चे जैसे होते हैं? आप बताइए। नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं? नहीं। प्रत्येक बच्चा स्पेशल होता है या विशिष्ट? बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हर एक बच्चा अपने दृष्टिकोण में, अपने हिसाब से रंग रूप, बनावट, बुद्धि क्षमता, सभी गुणों को अगर लेंगे तो हर एक बच्चा विशेष होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10वां, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का इसका नाम ही है बाल विकास, तो कौन होगा? बालक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं हैं? मतलब अगर हमारी मेमोरी अच्छी है तो क्या क्वालिटी होगी? पहला, शीघ्र पुनः स्मरण, हमें तुरंत याद आ जाएगा, सही बात है। शीघ्र पहचान, हम तुरंत पहचान लेंगे क्या चीज है, बिल्कुल सही बात है। अच्छी धारणा, ये भी सही बात है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबके सब यहां पे सही है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, देखिए मैंने आपको बार बताया था, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था और इमोशन के आधार पे बताया था, जिसमें भय, प्रेम, क्रोध, डर ये सब आता है। तो क्रोध और भय ये इमोशन है, बिल्कुल है। स्नेह और प्रेम ये भी है। उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, ये तो सब ले लिया। इमोशन यही तो होता है कि हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, ऐसे कभी खुशी, कभी रोना, कभी हंसना, कभी डरना, यही संवेग है और यही इमोशंस है। तो हमारा ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। अब लास्ट करा है कोई नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। पहला वाला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा सबसे सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे हम कह दें कि आप कौन बिस्कुट खाते हैं, पार्ले, क्रीम बिस्किट, ब्रिटानिया या बिस्कुट, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे बिस्कुट, क्योंकि आप सब खाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। देखिए, प्रत्येक छोटा बच्चा सबसे पहले अपने माता का, पिता का नकल करके सीखता है, यानी कि अनुकरण करके। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है कि अल्फ्रेड वीने 1905 में इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण दिया था। 1908 में इनके सहायक आए साइमन और वीने। साइमन ने ही पहले मानसिक प्रत्यय का शब्द दिया और इनके बुद्धि परीक्षण में ये मानसिक शब्द जुड़ गया। 1912 में आए स्टर्न, जिन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, लेकिन उसमें 100 का गुणा नहीं किया था। 1916 में आए टर्मन, जिन्होंने वर्तमान बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। तो सवाल के अनुसार मानसिक प्रत्यय किसने दिया था? साइमन बीने ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन। अब ये तीनों के तीनों बच्चों के लिए उपयुक्त है, तो इसमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अभी थोड़ा डाउन हो गया है, इसलिए आवाज थोड़ा चेंज हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी, ये सब के सब सभी है। तो मतलब सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, अच्छा क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर अध्ययन, सही है, बिल्कुल सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ये भी सही है। वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो तीन के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है? लैमार्क, हैरिसन, डार्विन, मैकडूगल। डार्विन का।
ठीक है, डार्विन ने कहा था कि जो व्यक्ति जितना उपयुक्त होगा या जितना श्रेष्ठ होगा वही जी पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर 5-6 प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में जो प्रजाति सबसे मजबूत होगी वही जिएगी, बाकी सबको मार डालेगी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। बीने साइमन परीक्षण किसका मापन करता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, अभिक्षमता का। तो बीने साइमन केवल कर सामान्य बुद्धि नापते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल है, मानसिक योग्यता बिल्कुल है, थकान बिल्कुल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब के सब संज्ञानात्मक को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 21, सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये किसने कहा था? हरलाख ने। ठीक है, सामाजिक प्रत्याशा वाला ध्यान रखिएगा, हरलाख ने कहा था। ठीक है, हरलाख। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल, ज्ञानार्जन, व्यवहार परिमार्जन। राइट। ठीक है, सीखने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 23, वाणी दोष नहीं है, मतलब किसमें कहा था कि ये बोलने का दोष नहीं है? पहला, ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट अस्पष्ट, अगर आप अस्पष्ट उच्चारण करेंगे आपकी गलती मानी जाएगी। धीमी या तेज गति से बोलना, ये सही है। देखिए, हम कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं, बस धीमा और तेज बोल रहे हैं ना, तो ये सही है। हकलाना गलत है, तीव्र अस्पष्ट, बहुत तेज तेज गलत बोलना, ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मूल्य के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न कर दंडित करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। मूल अध्यापक द्वारा व्यवहार का मूल्य स्थापन या उपरोक्त सभी। देखिए, तो छोटे बच्चों में अगर आप चाहते हैं कि वैल्यूज डेवलपमेंट हो, तो पहला तो यह है कि महत्व तो समझा के कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको दंड देना ही नहीं है। तीसरा जो है बिल्कुल सही है, अध्यापक व्यवहार अपने आप में खुद चेंज लाइए। जब आप अपने आप पे लाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकारेण धर्याजन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। देखिए, आध्यात्मिक मूल्य है, नैतिक मूल्य भी है, सांस्कृतिक भी है। ये जो लिखा है एन केन प्रकारेण, जौन मन तौन मूल्य हो, क्या सबका सब वैलिड होगा? नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 26, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या होता है? मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब क्या? सामाजिक आर्थिक, बहुत पैसे वाले रहिए तो क्या आप सामाजिक हो जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी? नहीं। मनोसामाजिक शारीरिक, हाँ, मन से भी आप सोशलाइजेशन रहे और आप एक अच्छे व्यक्ति बने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनोशारीरिक, शरीर से भी, मन से भी, और सामाजिक राजनीति नहीं होगा, मन विज्ञान नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होगा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर? तो जब यूंग ने बताया था कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी वो बच्चा होता है जो अपनी आत्मा, अपने मन के हिसाब से चलता है और अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। तो आत्म केंद्रित होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति, मतलब जो उसकी एनर्जी है, उस एनर्जी का इस्तेमाल लोगों को इंटरेक्ट करने में या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करता है। जैसे नेता हो गया, संगीतकार हो गया, गायक हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? बहिर्जात या बहिर्बुद्धि वाला व्यक्तित्व। तो राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वहां आत्म था तो अंतर, यहां बाह्य था तो बहिर। प्रश्न नंबर 29, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? माता पिता से आप उसकी शिकायत करेंगे, अभिभावक शिकायत करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, जो इलाज करते हैं उनके पास लेके जाएंगे, ये भी नहीं करना है। स्वयं परामर्शदाता बन के भूमिका का निर्वाह करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप खुद उसको सलाह देंगे और जानने का प्रयास करेंगे ऐसा वो क्यों कर रहा है। लास्ट वाला है आपका भाग्य पे छोड़ देंगे, नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30,
भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। पढ़ते हैं अनुबंधन का सिद्धांत, भाषा से हमेशा एक दूसरे को जोड़ के भाषा सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। हिंदी की हेल्प से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं। अनुकरण का सिद्धांत, क्या भाषा को हम दोहरा दोहरा के सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता, परिपक्वता का सिद्धांत तो है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये नहीं होता। ठीक है, अब हम करेंगे 2014 का पेपर 2 जो 6 से 8 तक आया था वो वाला, उसका सीडीपी सेशन हम कवर करते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता संतान में गुणों का संचरण है, ये तो सही है। विकास प्राणी और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, नहीं, वंशानुक्रम माता पिता से आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लास्ट वाला भी सही है। सहचर्य के नियम है, समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, सभी होगा। ठीक है, तो सहचर्य के नियम 3 के तीनों हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन ही तो सीखना है, चेंज ऑफ बिहेवियर ही क्या है, लर्निंग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? कोई अपने खुद से प्रेम कर रहा है, मतलब केवल अपने से मतलब रख रहा है, उसे क्या कहेंगे? पहला, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी, नार्सिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नार्सिसिज्म। यानी कि फ्रायड ने कहा था एक ऐसा व्यक्ति जो केवल खुद से ही प्रेम करता है और किसी से नहीं, उसको हम कहते हैं नार्सिसिज्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। मतलब जो मनुष्य की बुद्धि है वो आगे की पीढ़ियों के लिए विकसित तो होती है, किसका कार्य यह है कि जन्मजात योग्यताओं का विकास लगातार करता रहे, तो किसका कार्य है? क्षेत्र का, वातावरण का, मौसम का या जलवायु का? तो इसका सही आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम नहीं है, वातावरण तो है, तो वातावरण जिस हिसाब से बच्चे को मिलेगा उसकी बुद्धि उस हिसाब से होती जाएगी। प्रश्न नंबर 6, पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? प्रामाणिक विचलन, केंद्रवर्ती प्रमाप, सहसंबंधी, समूजन, तो इसको कहेंगे केंद्रवर्ती प्रमाप की मान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हम लोग पढ़े हैं ना, तो वही है। प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? मतलब जो बच्चा खुद से मोटिवेट है, कौन सही नहीं है? पहला, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वे हमेशा सफल होते हैं, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। कितना भी मोटिवेट रहो कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सफल हो जाओ, असफल भी हो सकते हो, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। बाकी कार्य में आनंद उनको मिलता है और कठिन कार्य में वो ऊर्जा अनुभव करते हैं, ये भी सही है, तो बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययनोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसने दिया है? रूसो ने। ठीक है, रूसो ने कहा है कि बालक एक ऐसा पुस्तक है जिसको पढ़ाने से पहले टीचर को बच्चे को पढ़ लेना चाहिए, तब उसको नया शिक्षण कार्य देना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, किसका है? ये तो अभी पिछली वीडियो में आया था, इसी मतलब पहले वाले में। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बच्चा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक, निगमनात्मक,
ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य से विशेष ये नियम फॉलो होता है निगमन वाले में, कि जो नियम दिया है सीधा उसको पकड़िए और रिजल्ट तक चले जाइए। तो ये हो जाएगा विशेष सामान्य से विशेष। अगर आप विशेष यानी कि कठिन चीजों का उदाहरण देके सामान्य की तरफ आते तो वो होता आगमन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक। प्रश्न नंबर 11, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है, जब बच्चा 5 साल के ऊपर होता है वो उस समय अपने दोस्त बनाता है और दोस्तों की सहायता बहुत अच्छे से करता है। आपने देखा होगा जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो बात बहुत अच्छे सुनते हैं, वही जो मिडिल के बच्चे हैं वो थोड़ा आनाकानी करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी को तो बात सुनेंगे। तो इनमें सामूहिकता की भावना बहुत अच्छे से होती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? पहला, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बिल्कुल सही बात है, परिवार से बच्चा उलझने लगता है, सही बात है। व्यवसाय की समस्या, ये भी सही बात है, वो हमेशा चाहता है हम पैसा कमाएं। नई परिस्थिति के साथ समायोजन, कुछ नया होगा उससे वो एडजस्ट नहीं कर पाता, सही है। उपरोक्त सभी, तो सबकी सब समस्याएं इस अवस्था में होती हैं। प्रश्न नंबर 13, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो टर्मन के अनुसार 140 प्लस वाले बच्चे को प्रतिभाशाली में रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 130 से 40 वाले को अति श्रेष्ठ में, 110 से 130 तक को श्रेष्ठ में, और 90 से 110 में सामान्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये किसने कहा था? ये कहा था क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। क्रिएटिविटी में भी क्रो आता है, सृजन में भी क्रिएटिविटी और क्रो, इससे पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, स्टेटमेंट है ना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वही बात करें मैकडूगल की, तो मैकडूगल ने इमोशंस के आधार पे 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कोहलर की बात करें तो उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, गेस्टाल्टवादी थे। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन और कुत्ते पे प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 16, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? पहला, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग ये भी करना चाहिए। उसे दंडित नहीं, सीखने के लिए कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 17, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः कम हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, मैंने आपको 3 टाइप के ग्राफ बताए थे, सीखने के ग्राफ जब मैंने आपको सिखाया था। देखिए, एक मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रेट चला गया तो उसे कहते हैं सरल रेखी कर्व। एक देखिए, पहले से बढ़ा फिर कम हो गया तो इसे क्या कहते थे? इसका नाम था, इसको कहते थे उन्नतोदर। क्या कहते थे? उन्नतोदर। पहले उन्नति हुई फिर दर हो कम हो गया। और वही एक ग्राफ ऐसा था, पहले कम फिर तेज, इसे कहते थे नतोदर। क्या कहते थे? नतोदर। और उसके बाद में एक ग्राफ ऐसे जो कभी कभी जब पठार की अवस्था आती है तब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब सीखने में तेज, शुरू में तेज रहेगा फिर कम हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है प्रश्न नंबर 18, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? 2 व्यक्तियों के शरीर में भिन्नता होना। कोई 2 व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक समान और एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ असल में यही होता है, बी नंबर, ठीक है। और 17 नंबर का क्या था? ऑप्शन नंबर ए था। चलिए 19 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, दोनों? हाँ बिल्कुल से दोनों है, ठीक है।
कुसंयोजन का निराकरण और साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी उसका दायित्व है। प्रश्न नंबर 20, निम्नांकित छात्रों के अंक इस प्रकार हैं: 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उनकी माध्यिका क्या होगी? देखिए, माध्यिका सिखाने के लिए मैंने आपको बताया था, जो भी आंकड़ा दिया है सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही में कर लीजिए। तो देखिए, जो आंकड़ा दिया है उसको हम आरोही में करते हैं। क्या है? 23, 36, 50, 23, 36, 50, अच्छा 38 है, सॉरी 38, 50, 40। अरे यार, देखिए सबसे पहले हम दिए गए डेटा को आरोही क्रम में करते हैं। देखिए क्या है, 23, 36, 38, 40, 50, 51 और 54। हमें निकालना क्या है? माध्यिका। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? अगर सम आएगा तो n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद, लेकिन अगर विषम आएगा तो n प्लस 1/2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आया, तो 7 तो विषम है, तो n प्लस 1/2, 8 बटे यानी कि चौथा पद 1 2 3 4 40। इसका सही उत्तर हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुचि का सिद्धांत है योग्यता अवधान दोनों 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 क्या है? रुचि के सिद्धांत है। ठीक है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग कहना क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण। जब हम एक ज्ञान का दूसरी जगह प्रयोग कर लेते हैं वो क्या है? ट्रांसफरिंग है। 23 नंबर, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुबंधन मतलब होता है जुड़ाव। पहला सोपान क्या है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण। तो पहला अनुबंधन जब कुत्ते वाला प्रयोग किया गया था, शास्त्रीय अनुबंधन, तो सबसे पहला तो है उत्तेजना। कुत्ता अगर भूखा रहेगा तभी तो उसके मुंह में पानी आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहला उत्तेजना। स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। किसने कहा था? वुडवर्थ। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, ए और बी, ए या बी, या ए और बी दोनों। तो देखिए, जब भी आपको ध्यान दशा करने की आंतरिक दशा कह रहा है, जैसे अगर हमारा मन स्थिर है तो बाहर क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर कहता बाहरी तो हो जाता आपका उद्दीपक, लेकिन आंतरिक कहा है तो उद्दीपक नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर कुत्ते का पेट भरा रहेगा तो उसे क्या मतलब है? काहे वो दौड़ेगा। 26, संवेग की उत्पत्ति होती है कैसे? मूल प्रवृत्तियों से। किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। ठीक है, आगे 27 नंबर, अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग होता है। किस शब्द का? संवेग का, आवश्यकता का, भावना का, प्रत्यक्षीकरण। देखिए, अभिप्रेरण, प्रेरित या प्रेरणा शब्द तभी आता है जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो। जैसे अगर आप किसी को कहेंगे पहाड़ चढ़ जाओ, पहाड़ चढ़ जाओ, मारेगा आपको 2 चप्पल, उसको जरूरत ही नहीं क्यों चढ़ जाए। लेकिन हाँ, किसी को जॉब की जरूरत है या किसी को सहायता की जरूरत है, अगर आप उसको मोटिवेट करेंगे तो फायदेमंद होगा। अर्थात जब उसको आवश्यकता होगी तभी वो प्रेरित होगा। प्रश्न नंबर 28, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? पहले, शिक्षण विधि सरल से जटिल होनी चाहिए, ये तो सही है। विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर, ये भी सही है। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों का अंतरण अवसर, ये भी सही है। तो सबके सब सही है, ऑप्शन नंबर डी। एक टीचर को ये सब के सब कराने चाहिए। सॉरी, 27 का नहीं, 28 का डी हो गया, और जो 27 था उसका था आपका बी नंबर, आवश्यकता। प्रश्न नंबर 29, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। किसने कहा था? रॉस ने। अभी इसके पहले भी आया था। लास्ट क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पे ध्यान देना चाहिए, उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, जब भी आपको कल्पना डेवलप कराना होगा तो ये 3 के तीनों करने चाहिए। ठीक है,
तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 2014 के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को देखा। अब हमारे पास केवल 2013 2011 रह जाता है, उसको भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, चीजों को समझिए। अगर हमें समय मिलेगा तो हम कुछ जो प्रमुख सिद्धांत है उनको अच्छे से समझा देंगे एक बार फिर से। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।